कल लास्ट में कुछ 4-5 एंट्री लिखी थी अपन लोगों ने, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि एक बिजनेस कंसर्न सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का काम किस मैनर में करता है। कितने बेस बताए थे आपको मैंने? 3। नंबर 1 कैजुअल बेसिस, फ्रीक्वेंट बेसिस और न्यूमिरस बेसिस। आपको मैंने ये बताया था कि कैजुअल बेसिस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो इस नेचर के ज़्यादा नहीं होते, इसलिए सेपरेट बुक्स मेंटेन करने की बजाय जो सेलर ने अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक बना रखी है उसी में एक बार क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन एड्स में एंट्रीज पास करेंगे। याद है आपको ऐसा कुछ कहा था मैंने? देखो सबसे पहले एंट्री देखो क्या लिखी हुई है, नहीं हेडिंग, जो ट्रांजेक्शन की जो हेडिंग है, when the goods are sent on approval or return basis we treat them as ordinary sale, entry will be passed trade receivable account debit to sales account। ये एंट्री कौन सी प्राइस पे होगी? सेलिंग प्राइस। अब अगर कस्टमर बाद में जो टाइम उसको दिया था उसके एंड में या उसके पहले अगर एक्सेप्टेंस दे देगा तो फिर वो सेल्स मान ली जाएगी एक्चुअल में। और जब कस्टमर अप्रूवल देगा तो क्या एंट्री पास होगी? उसमें 3 केसेस हैं। पहला नंबर पॉइंट पढ़िए, बेटा 15,000 में माल बेचा था और 15,000 पे गुड्स एक्सेप्टेंस हो रही है तो रिकॉर्डिंग कुछ होगी क्या फर्दर? क्यों? क्योंकि अपन तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। और अगर कस्टमर हायर प्राइस पे गुड्स एक्सेप्ट करता है तो जितना ज़्यादा पेड, वैसे मान लीजिए 15,000 में सेल किया था और एक्सेप्टेंस जब हो रहा है तो मार्केट में उसकी रेट कितनी है? 17,000। तो फिर अपन रिकॉर्डिंग 15,000 से करेंगे, 17,000 से करेंगे या 2,000 से? एंट्री देखो क्या लिखी आपने, 2,000 रुपये से होगी। और इसकी रिवर्स एंट्री कब होगी? जब कस्टमर लोअर प्राइस पे, मान लीजिए जब एक्सेप्टेंस दिया तब सेलिंग प्राइस है गुड्स की 14,000 रुपये, तो एक्सेप्टेंस भी 14,000 पे आएगी। अपन ने रिकॉर्डिंग किस प्राइस पे कर रखी थी? 15,000 पे, और जबकि एक्सेप्टेंस किस पे आ रही है तो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो अपन रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। देखो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, अंडरस्टूड? नाउ अगर कस्टमर गुड्स रिटर्न कर देगा तो रिटर्न करने की एंट्री देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें थी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया मैंने, उस इंपॉर्टेंट नोट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। मान लो अकाउंटिंग ईयर है 2020 एंड 2021, यानी अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 31 मार्च 21 को खत्म हो जाएगा बेटा। मान लो 24 मार्च 2020 को 10,000 की कॉस्ट वाली गुड्स को 15,000 रुपये में सेलिंग प्राइस पर आपने कस्टमर के पास उसकी अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे सेंड किया, तो आपने 24 मार्च को एंट्री क्या पास कर दी? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने पे कर दी बोलिए? 15,000। ओके, नाउ आपको इसने टाइम, आपने मान लीजिए इसको टाइम पीरियड दिया है कि वो हाँ या ना के बारे में जानकारी कब तक दे सकता है? सॉरी 31 मार्च 2021 को बेचा है आपने, करंट ईयर आपको समझ में आ गया होगा, 2021। 24 मार्च 2021 को बेचा था 15,000 में और आपने इसको टाइम दिया है कब का? 10 अप्रैल 21, यानी 31 मार्च 2021 का ईयर एंड हो जाने के बाद में आपको हाँ या ना का पता चलेगा। बीच में डेट कौन सी आ रही है? मार्च 2021। ओके, अब 31 मार्च के दिन जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपन फाइनलाइज करेंगे तो अपने को क्या अंदाजा है कि वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? एक सिंपल सा तरीका है, आप कस्टमर को फ़ोन लगा के पूछ लें कि उसको गुड्स पसंद आ गया है कि नहीं आ गया, या उसने गुड्स को फर्दर बेचा है कि नहीं बेचा है। आपने कस्टमर को फ़ोन लगा के पूछा, कस्टमर 3 में से कोई एक जवाब देगा, 2 जवाब तो एकदम कॉन्क्रीट जवाब देगा, आइदर येस और नो, और एक जवाब होगा जो कंफ्यूजिंग होगा। मान लीजिए 31 मार्च जो कस्टमर कहता है कि हाँ जी 10 अप्रैल तक का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, गुड्स बहुत ही अच्छी है, हमने मान लीजिए अपन ने खरीद ली है, बताइए अपनी सेल्स हो गई कि नहीं हो गई? क्या अपने कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत है क्या? वो तो ऑलरेडी अपन रिकॉर्ड कर चुके हैं ना।
मान लो कस्टमर कहता है जी इससे घटिया माल मैंने कभी देखा ही नहीं है, 10 तारीख छोड़ो मैं तो आज ही आपके पास क्या कर रहा हूँ, गुड्स भेज रहा हूँ। तो अपने को कंफर्म हो गया कि माल बिका नहीं है, क्या हुई है, सेल्स रिटर्न। हम लोग माल रिसीव करने की एंट्री कर लेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। दिक्कत कब होगी, जब कस्टमर हमें ये आंसर देगा। कस्टमर कहेगा आपने जो मुझे गुड्स बेची थी उसके बारे में मुझे आपको आंसर या रिप्लाई कब देना है। और आज डेट क्या है, हमने कहा आज डेट है 31 मार्च, तो आज फ़ोन क्यों किया। तो ध्यान रखें 10 तारीख से पहले दोबारा फ़ोन मत करना, एनी हैंग अप द फ़ोन। मैं तो वापस से कंफ्यूज हो गया, फिर ये आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं कंजर्वेटिव पाथ को चूज करूंगा। कंजर्वेटिव पाथ मतलब मैं कंजर्वेटिवली मानूंगा कि वो मेरी गुड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देखो मैंने आपको ये लिखवाया था कि अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने की डेट आ गई हो और आपकी कुछ गुड्स कस्टमर के पास अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर भेजी हुई पड़ी हो, तो कंजर्वेटिवली भी मानेंगे कि कस्टमर उन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम लोग को 2 एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब जब अपन ये मानेंगे कि सेल्स नहीं हुई है, तो जो अपन ने एंट्री बेचने की कर रखी है बेटा, उसे अपन क्या कर देंगे, रिवर्स, ताकि अपन ये मान लें कि सेल्स नहीं हुआ। नाउ थिंक, आपके पास दिस इज योर शोरूम राइट, आपके पास कुछ ये यूनिट्स हैं, दीज आर द टेलीविजन्स। चलिए काउंट कीजिए कितने टेलीविजन हैं आपके पास। मैंने कहा काउंट कीजिए। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, मेरे साथ कीजिए, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। से तो वैसे भी 10 ही आ रहा था, हमने बोला वैसे भी 10 ही आ रहा था, तो आपने काउंट क्यों करवाया, कुछ तो रीजन होगा। जब मैं बोल रहा हूँ काउंट कीजिए तो आप मार्क कर रहे हो 1 2 3 4 5 ऐसा काउंट कर रहे हो। आपके पास कितना टेलीविजन का यूनिट आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। 31 मार्च के दिन भूल जाइए बाकी की कहानी, जो अपन ने पढ़ा उसको भूल जाओ एक बार। आपसे पूछा जाए कि 31 मार्च 2021 को आपके पास टेलीविजन कितना पड़ा है, 10 पड़ा है ना। आप अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, ट्रेडिंग के सीआर में क्या दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। यू विल राइट क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट। एक यूनिट मेरे पास कितनी थी, 10,000 रुपए की, तो 10 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10,000, आपके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, 1 लाख। द स्टॉक विच इज लाइंग इन योर गोडाउन, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, इज ऑलवेज कॉल्ड एज फिजिकल स्टॉक। क्या बोलते हैं उसे, फिजिकल स्टॉक। अंडरस्टूड। अब क्या हुआ, आपने अपने गोडाउन में से ये वाला टीवी निकाला और किसको दे दिया, कस्टमर को दे दिया। 31 मार्च तक वो टीवी किसके पास ही पड़ा हुआ। जब 24 मार्च को आपने माल बेचा था तो एंट्री क्या पास की थी, 31 मार्च के दिन कुछ अता पता नहीं है, आपने क्या एंट्री पास कर दी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। आपने सेल्स को तो सेल नहीं माना, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आज आप बैलेंस शीट बनाओगे या ट्रेडिंग बनाओगे, तो क्या अब आप ट्रेडिंग अकाउंट में 10 यूनिट दिखा सकते हो क्या। अब तो कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो है, बोलो ना। अब आप इसकी प्रेजेंटेशन देखो कैसे दोगे। अब आप यूं लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक हाउ मेनी यूनिट्स, एक यूनिट कितने की है, तो आपके पास जो स्टॉक है ये स्टॉक है आपका फिजिकल स्टॉक, दिस इज योर। इसे फिजिकल स्टॉक क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज आप फिजिकली काउंटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन जो टेलीविजन आपका आपके पास नहीं है, किसके पास पड़ा है, क्या उसने आपको एक्सेप्टेंस दे दी है, क्या उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो जब आपसे बैलेंस शीट पूछी जाएगी तो आप बैलेंस शीट में केवल वही स्टॉक बताएंगे जो आपका है और आपके पास पड़ा है, या वो स्टॉक बताएंगे जो आपका है भले ही कहीं भी क्यों ना पड़ा हो, जो हमारा है भले ही कहीं पर भी क्यों ना पड़ा। बताइए 9 जो है वो हमारे ही है ना, इसके अलावा एक टेलीविजन और भी है जो किसके पास है, कस्टमर के पास। देखो आपने एंट्री क्या लिखी है, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है ना। आपके पास एक यूनिट ऐसी भी है जिसकी प्राइस कितने की है, 10,000, जो है तो आपकी लेकिन आपके पास नहीं पड़ी थी, किसके पास रखी है, कस्टमर के पास। नाउ टेल मी,
आपके पास टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया? दिस इज योर बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? दिस 90,000 इज फिजिकल वैल्यू, दिस 1 लाख इज बुक वैल्यू। तो एक बात अपन ने आज पहली बार नई बात सीखी होगी कि स्टॉक दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल फॉर्म में, एक होता है ओनरशिप के फॉर्म में। बताइए ओनरशिप वाला कितना है? 1 लाख। और फिजिकल वाला कितना है? 1 लाख। कैसे है? फिजिकल प्लस इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर, दोनों को मिलाकर 1 लाख। सामने आई क्या आपको मेरी बात? एंट्री बोली क्या हो रही दोबारा? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पक्का? ये एंट्री कौन सी प्राइस पे होगी? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। एनआरवी क्या होती है? नहीं, वो तो फुल फॉर्म होती है। होती क्या है एनआरवी? जिस इन्वेंट्री की अपन बात कर रहे हैं उसे आप कितने में बेचकर पैसा रिकवर कर लेंगे, उसे क्या नाम देते हैं? एनआरवी। वो तो मार्केट प्राइस ही बोली जा सकती है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट और एनआरवी दोनों गिवन हो या कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों गिवन हो तो फिर आपको विच एवर इज लेस कंसिडर करना है। कुछ नहीं गिवन है तो डेफिनेटली क्या गिवन होगी? कॉस्ट तो गिवन होगी, आप उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। चलिए फटाफट बोलिए, जो पढ़ा सामने आया क्या? पक्का एकदम? क्या हुआ? कहाँ खो गया? क्या सोच रहे हो? कहाँ करते हैं मार्केट प्राइस? वो सेल्स की करते हैं दोस्त। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट पे। मैंने पेन 10 रुपये में खरीदा, मार्केट में इसका रेट अगर 50 है ना तो मैं विच एवरेज लेस 10 पे करूँगा। और अगर मार्केट में इसका रेट 8 रुपये हो गया तो मैं कंजर्वेटिवली 10 का नहीं बताऊँगा, कितने का बताऊँगा? 8 रुपये का। ठीक है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उस कैलकुलेशन को कॉपी में नोट करेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट on cost on sales। एक बार ये परसेंटेज आप नोट कर लें। कर लिया नोट? देखिए ये है क्या? ये है शॉर्टकट्स। क्या है बेटे? प्रॉफिट का परसेंटेज अगर कॉस्ट पे कितना परसेंट है तो वही प्रॉफिट जब आप सेल्स पे डिटरमाइन करोगे तो उस प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे कितना निकलेगा? 16.67। अगर कोई प्रॉफिट आपने कॉस्ट का 25% कमाया है तो वही प्रॉफिट जब आप सेल्स पे कैलकुलेट करोगे तो वो कितना परसेंट आएगा? 20। कॉस्ट का 33.33% जो है वो सेल्स का कितना परसेंट होगा? और जो कॉस्ट का 50% है वो सेल्स का कितना परसेंट होगा? 33.33। कैसे? एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स है 1 लाख, दिस इज योर कॉस्ट। आप प्रॉफिट अर्न करते हो 25% ऑन कॉस्ट। बताइए प्रॉफिट कितना होगा? कितना होगा? 25 है। क्यों? कैसे? प्रॉफिट का परसेंटेज कितना गिवन है और प्राइस कितनी गिवन है? कौन सी प्राइस? मार्जिन भी किस पे गिवन है? आप सीधा सीधा 1 लाख का 25% निकाल कर आपका आंसर 25,000 आ गया कि नहीं आ गया? अब कहानी चेंज कर रहा हूँ। आपको मैंने इधर क्या लिखा है? सेल्स 1 लाख और प्रॉफिट इज
25% on cost. Give me the profit. 20,000 कैसे निकाला? 20,000 टेबल से निकाल लिया, करेक्ट, शॉर्टकट निकाल लिया अपन ने। ऐसा क्यों? पहले वाले क्वेश्चन में मैं 25% को 1 लाख पे अप्लाई कर रहा था ना, कैसे कर सकता था? वैल्यू भी कौन सी गिवन थी? मार्जिन भी किस पे गिवन था? क्या इस क्वेश्चन में वैल्यू तो सेल्स की है और मार्जिन किस पे गिवन है? अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच बताता हूँ जो ट्रेडिशनली हम लोग सीखते हैं। बचपन में सीखा होगा आपने, जिस पर प्रॉफिट मार्जिन गिवन है उसे अज्यूम कर लें 100, अज्यूमिंग कॉस्ट इज 100 और प्रॉफिट 25% किसका है? कॉस्ट कितनी है? 100 का 25% बोले तो 25 हो गया बेटा। कॉस्ट में जैसे ही क्या ऐड करेंगे आप? प्रॉफिट। क्या निकल कर आ जाती है? सेल्स। आ गई सेल्स। अब आपको सेल्स का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? 1 लाख गिवन है। 1 लाख जो किसके बराबर है? डिवाइड बाय 125। आपको क्या कंप्यूट करना है? प्रॉफिट। आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए? प्रॉफिट से। देखो कितना आया? आया क्या? 20,000 आ गया? यही आया ना? ना अब इतनी बड़ी माथापच्ची करने की बजाय अपने को पता है कि अगर प्रॉफिट का परसेंटेज आपको किस पे गिवन है और मुझे प्राइस कौन सी गिवन है? सेल्स। तो जो मार्जिन कॉस्ट पे कितना परसेंट होगा तो सेल्स पे कितना परसेंट होगा? बस इतनी माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। मैं 1 लाख का सीधा सीधा 20% 20,000 निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ? अंडरस्टूड? एक और क्वेश्चन। आपको सेल्स गिवन है 5 लाख रुपए की, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। आप मुझे बताइए कॉस्ट कितने की होगी? नहीं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? देखो, सेल्स 5 लाख है, सेल्स 5 लाख रुपए है, प्रॉफिट 20% है सेल्स पे। बताइए उस गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? हाँ? अरे भाई, चौथी पांचवी क्लास का क्वेश्चन पूछा है मैंने, जल्दबाजी मत करो, आराम से देखो। मैं कह रहा हूँ सेल्स 5 लाख है, प्रॉफिट का परसेंटेज 20% है सेल्स पे, तो बताओ कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। क्या 375 पहुंच गए? कॉस्ट इज 4 लाख। अच्छा, कॉस्ट कैसे? कॉस्ट का मतलब सेल्स माइनस, और अगर मुझे कॉस्ट गिवन होती और मैं क्या पूछता आपसे, तो फिर आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकाले होते ना आराम से। सेल्स इज 5 लाख, मार्जिन किस पे गिवन है? वैल्यू भी किसकी है? मार्जिन भी किस पे है? 5 लाख का 20% 1 लाख हो गया। तो 5 लाख रुपए आपकी अगर सेल्स थी और उसमें 1 लाख का प्रॉफिट एडिड था, तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स 4 लाख की थी क्या? बात समझ में आ गई? अब ये थोड़ा सा चेंज ऐसे कर रहा हूँ कि मुझे वैल्यू तो किसकी गिवन है? इधर सेल्स की, और अब मुझे प्रॉफिट जो है इस 25% ऑन किस पे गिवन है? कॉस्ट। और अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरी कॉस्ट कितनी है। तो पहली तो बात ये समझ लीजिए कि कॉस्ट कैसे निकलती है। सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स में से प्रॉफिट का मार्जिन हटा दो तो कॉस्ट निकल आती है ना। बहुत आसान है, 5 लाख का 25% हटाओ, 1.25 लाख आया, आपका आंसर आ गया 375। सही किया कि मैंने? गलत कर रहा हूँ? क्या गलती कर रहा हूँ? ये एसी बंद हो सकता है किधर से? बंद कर दो ना प्लीज। मैं कह रहा हूँ सेल्स कितनी है? 5 लाख। मार्जिन किस पे गिवन है? कैन आई अप्लाई 25% ऑन 5 लाख? नहीं। दो तरीके मेरे पास। ट्रेडिशनल अप्रोच जाऊँ वापस, प्रॉफिट मार्जिन किस पे गिवन है? अज्यूमिंग कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 25, तो सेल्स कितना? 125। ठीक है बेटा। अब आपको सेल्स का फिगर कितना गिवन था? 5 लाख। ये किसके बराबर है? और मैं जानना क्या चाह रहा हूँ आपसे, कॉस्ट कितनी है? 100। करो देखें।
वही 4 लाख है। इतनी माथापच्ची क्यों करनी? मुझे मार्जिन किस पे गिवन है और वैल्यू किस पे गिवन है। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे कितना परसेंट दिया है तो वो सेल्स का कितना होगा। मैं फटाफट रेट की अदला बदली करके 25% कॉस्ट और सेल्स पे कितना होगा 20%। 5 लाख का 20% हटाओ 1 लाख, 4 लाख कॉस्ट आ गया कि नहीं आ गया। करेक्ट है ना। अगर आपका कोर्स सब्जेक्टिव नहीं हुआ होता तो मैं अकाउंटेंसी के पहले 2 लेक्चर में ये छोटे छोटे क्या सिखाया होता आपको, शॉर्टकट्स। जैसे मैथ्स में आपको सर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में वो इतने बड़े क्वेश्चन को सर शॉर्ट में समझाकर वो बड़ा सा क्वेश्चन 2-3 स्टेप में सॉल्व करवा देते हैं ना, वैसे ही हमारी अकाउंटेंसी भी होती है। पूरा कॉन्सेप्ट सिखाते और फिर शॉर्टकट्स बताकर बड़े बड़े क्वेश्चन शॉर्टकट में सॉल्व हो जाते। ध्यान रखिएगा आप लोगों को। अंडरस्टूड। लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 1। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, बुक देना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें। CE sends goods to his customer on sale or return basis. The following transaction took place during 2019. Transactions आपको कब कहाँ के दिए हुए हैं 2019 के। 15 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं। CE रिकॉर्ड्स सेल और ट्रांजेक्शन्स एज ऑर्डिनरी सेल। बेटा कैसे अंदाजा हुआ कि कैजुअल बेसिस वाला है कि फ्रीक्वेंट वाला है कि न्यूमरस वाला है। साफ साफ लिखा है कि वो सेल और रिटर्न के ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करता है और ऑर्डिनरी सेल मानकर इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग कौन से केस में ही होती है, कैजुअल केसेस में होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ CE assuming that accounting year closes on which date 31st December 2019। लिखो मेरे साथ में। Illustration number 1. In the books of CE, सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को हो रहा है? बेटा जब गुड्स को सेल और रिटर्न बेसिस पे सेंड करते हैं तो कैजुअल बेसिस में ऑर्डिनरी सेल मान के एंट्री करते हैं। एंट्री बोलिए क्या होगी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए की 1 लाख। ओके अच्छा, अक्टूबर 20 गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। गुड्स रिटर्न की एंट्री बोलिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल कितना रुपीस 40,000। ओके बेटा 1 लाख रुपए की सेल मानी थी अपन ने, 40,000 रुपए का माल क्या हो गया रिटर्न हो गया। अभी भी सेल और रिटर्न बेसिस वाली टोटल सेल्स कितनी है। नवंबर 25 को एक इंफॉर्मेशन गिवन, देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। बोलिए क्या एंट्री होगी, क्यों एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो 40,000 रुपए का गुड्स कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑलरेडी इस 1 लाख में इंक्लूडेड है ना, यानी अपन उसे ऑलरेडी सेल्स मान कर रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो यहां पर होगी नो एंट्री। एंड नाउ 31st December 2019, look at me everybody। टोटल सेल्स कितना गिवन था, टोटल कितना रिटर्न हो गया, कितना बचा, कितना एक्सेप्ट हो गया, कितना बचा, ना ये रिटर्न हुआ ना ये एक्सेप्ट हुआ। यानी ये वो गुड्स हैं
जो किसके पास पड़ी है, कस्टमर के पास, नीदर एक्सेप्टेड नॉट रिटर्न। अपने को क्या इन एंट्री की इस वाली प्राइस को सेल्स मान के कंटिन्यू करना चाहिए? अगर ऐसा किया तो हम लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को अवॉइड कर देंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। व्हाट शुड वी डू नाउ? हमें दो एंट्री पास करनी चाहिए। एक तो सेल्स वाली जो अपन ने एंट्री पहले से कर रखी थी उसको रिवर्स करके कैंसिल कर दे बुक्स में से। एंट्री बोलिए, ये एंट्री कौन सी प्राइस पर होती है? सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग भी सेलिंग प्राइस पे की थी तो कैंसिलेशन भी किस पे होगी? सेलिंग प्राइस। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। नाउ अब 31 दिसंबर, बेटा जो गुड्स आपने सेल नहीं माना, यानी ये गुड्स आप ही का ही है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जब आप ट्रेडिंग बनाएंगे, तो फिर आपके पास दो तरह का स्टॉक होगा। वो जो 9 टीवी मैंने आपको बताए थे वो हमारे थे और हमारे पास ही रखे हुए थे, और वो जो 1 टीवी है हमारा लेकिन पड़ा किसके पास था? तो ओनरशिप का पार्ट था ना बेटा, तो अपने को बुक्स में कंसीडर करना पड़ेगा। एंट्री बोलिए क्या लिखवाई है? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ पॉइंट अराइजेज कि ये एंट्री कौन सी प्राइस पे होगी? कॉस्ट प्राइस और एनआरवी, विच एवर इज लेस। अगर क्वेश्चन में कुछ एनआरवी या मार्केट प्राइस के बारे में नहीं लिखा होगा तो अपने को किस पे कंसीडर करना होगा? कॉस्ट पे। कहीं क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन थी क्या? फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन आपने जो गुड्स बेचा है वो कॉस्ट में 33.33% ऐड करके बेचा। इधर देखिए, आपको मार्जिन 33.33 सेल्स पे गिवन है या कॉस्ट पे गिवन है? किस पे गिवन है? दे हो गया। प्राइस कौन से गिवन है? मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया? वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी गो विद द ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले ट्रेडिशनल बताता हूँ, एक दो बार ट्रेडिशनल बताऊंगा, फिर ट्रेडिशनल नहीं करेंगे, शॉर्टकट फॉलो करेंगे, ठीक है? प्रॉफिट का परसेंटेज मुझे किस पे गिवन है? कॉस्ट पे। तो अज्यूम क्या कर लूं? कॉस्ट इज 100 प्लस 33.33, क्या सेलिंग प्राइस 133.33 हो गई बेटा? यूज कैलकुलेटर। ये तो है 100 रुपए कॉस्ट, ये है प्रॉफिट और ये है सेल्स। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? सेलिंग प्राइस, जो कितने रुपए की है? 20,000। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या ये 133.33 की है बेटा? और मुझे कंप्यूट क्या करनी है? कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 100। आपका अप्रोक्सीमेट फिगर 15,000 आ गया कि नहीं आ गया? ये लीजिए, हमारा आंसर इधर आ गया 15,000। ये अपन ने कौन सी अप्रोच फॉलो करी? ट्रेडिशनल। शॉर्टकट मैंने बताया। मुझे क्वेश्चन में वैल्यू तो कौन सी गिवन है? सेलिंग प्राइस। वैल्यू तो कौन सी गिवन है? सेलिंग प्राइस। और मार्जिन किस पे गिवन है? कॉस्ट पे। बेटा कॉस्ट पे कितना परसेंट है बताइए? वो सेल्स पे कितना परसेंट होगा? आपको इवन कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सेलिंग प्राइस जो अभी क्वेश्चन में गिवन थी वो 20,000 थी ना बेटा? 20,000 का 25% 5,000 होता है ना? 20,000 सेलिंग प्राइस है, 5,000 का प्रॉफिट है, 20 माइनस 5,000 कॉस्ट प्राइस, 15,000 आ गया कि नहीं आ गया? आर यू गेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द शॉर्टकट्स? कोई डाउट किसी को इसमें? सबने नोट कर लिया? नहीं किया तो नोट कर लो। चलें आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर
वेयर इन द गुड्स आर कैजुअली सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कैजुअली सोल्ड यानी पहले वाले केस की बात हो रही है। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू ड्यूरिंग 2020। बेटा 10 फरवरी से लेकर 31 मार्च की डेट गिवन है, पर्टिकुलर्स में इंफॉर्मेशन है और अमाउंट में कुछ वैल्यूज लिखी है। All the above goods are sold ordinarily in the course of online business. Considering that he closes his books on 31st March 2020, you are required to pass entries in the books of Amit to record the above transaction. लिखिए illustration number 2. In the books of अमित। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को हो रहा है बेटे? 10 फरवरी। क्या बोलते हैं 10 फरवरी को? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ये सेल्स की एंट्री पास करनी है ना, सारे बच्चे बोलिए। अब देखिए आपने जब ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स बोला तो बेटा सेल्स की एंट्री सेलिंग प्राइस पे होगी। अब आप देखो मेरे को तो 1,20,000 के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या लिख दो 1,20,000? कॉस्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा? प्रॉफिट। अच्छा 25% ऑन कॉस्ट ही गिवन है, क्या मुझे रेट की अदला बदली करनी चाहिए? नहीं ना बेटा, मेरी बात को ध्यान सुनो। 1,20,000 क्या गिवन है? कॉस्ट। और 25% किस पर ही गिवन है? कॉस्ट पे। क्या रेट की अदला बदली करूं? 1,20,000 का 25% निकालिए। 30,000 आया क्या? जरूरत नहीं है उसकी। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू भी किस पे गिवन है और मार्जिन भी किस पे गिवन है। अपन रेट्स कन्वर्जन कब करते हैं? जब रेट अलग गिवन हो और वैल्यू अलग गिवन। 1,20,000 का 25% जोड़ा तो 30,000 आया। 1,20,000 कॉस्ट हुई, 30,000 प्रॉफिट हुआ, तो सेल कितनी हो गई? 1,50,000। ये रेट का कन्वर्जन कब होता? जब मुझे 25% कॉस्ट पे नहीं किस पे गिवन होता? सेल्स पे। तो वैल्यू तो कौन सी हो जाती? कॉस्ट। और मार्जिन हो जाता सेल, तो रेटों की अदला बदली करनी पड़ती। होपफुली क्लियर है बात। नंबर सेकेंड, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है? 20th फरवरी को क्या बोल रहा है बेटा? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। 20th फरवरी एंट्री बोलिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? बेटा ऊपर 1,20,000 के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा था? तो साफ साफ मेंशन था कि कॉस्ट है। अपन ने क्या आइडेंटिफाई करी? सेल्स। 1,20 कॉस्ट थी, अपन ने क्या पता करी? ये 80,000 के आगे कुछ कॉस्ट लिखा है क्या? सेल्स लिखा है क्या? क्या है एक्चुअली? सेल्स। तो कस्टमर जो माल रिटर्न करेगा वो जिस प्राइस पर मैंने दिया था उसी प्राइस पे वापस आएगा। मैंने कौन सी प्राइस पे दिया था, तो रिटर्न भी कौन सी प्राइस पे आएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 80,000। क्लियर है ना? नेक्स्ट जानकारी कौन सी डेट को गिवन है? 15th मार्च। 15th मार्च को क्या बोल रहा है? गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर। कर दे एंट्री पास। क्यों? वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, नो एंट्री। अब अपन लोग कौन सी डेट को कंसीडर करेंगे? 31st मार्च। चले लिखना बंद कीजिए। टोटल सेल्स कितनी की थी बेटा? 80,000 की रिटर्न हो गई। कितनी बची? 70,000। 70,000 में से 40,000 की क्या हो गई? एक्सेप्ट। कितने की सेलिंग प्राइस वाला माल ना एक्सेप्टेड है ना रिटर्न, तो कैंसिलेशन एंट्री भी 30 से करनी पड़ेगी। बोलिए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल कितना रुपीज? कैंसिलेशन ऑफ सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे होगा ना। 24,000 तो अगले महीने में आएगा। ये एंट्री कौन सी प्राइस की हो रही है? सेलिंग प्राइस की।
और अब एक एंट्री अपने को क्लोजिंग स्टॉक वाली करनी थी, एंट्री पूरी बोलेंगे। ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री अपने को कॉस्ट प्राइस पे करनी होगी। अब बेटा मुझे क्वेश्चन में इन गुड्स की क्या गिवन है? अरे 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 भागते क्यों, आराम सुनो ना। मुझे इन गुड्स की क्या गिवन है, मुझे पता क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ बुला लूंगा गाना गाने के लिए, ध्यान रखेंगे। तो गाया ना आपकी बार, तुझे यहाँ बुला लूंगा। I have been given selling price and I need to calculate cost price. ट्रेडिशनल अप्रोच भी कर सकते हैं और शॉर्टकट भी। मैंने कहा था दो में मैं आपको ट्रेडिशनल भी समझाऊंगा और शॉर्टकट भी। मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे गिवन था, और ये कौन सी प्राइस गिवन है? जिस पर प्रॉफिट मार्जिन गिवन है उसे क्या अज्यूम कर लीजिए, 100। 25% कॉस्ट पे गिवन है, अज्यूमिंग कॉस्ट इज 100। 100 का 25% बोले तो प्रॉफिट 25 हो गया बेटा। तो बताइए सेल प्राइस कितने की हो गई, 120। अब मुझे 30,000 जो गिवन है, क्या वो सेलिंग प्राइस 125 के बराबर गिवन है? ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो आ गया 24। अब शॉर्टकट वाली बात करें, जो पूछो उसका जवाब ध्यान से सुनिए और ध्यान से दीजिए। मुझे क्वेश्चन में जो जिन यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसकी मुझे कॉस्ट गिवन है या सेलिंग प्राइस गिवन है, और मुझे पता क्या करनी है, मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज कितना गिवन है, किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस है और मार्जिन कॉस्ट पे, तो मिसमैच हो गया ना। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज, आपकी स्क्रीन पर देख लो, आपने कॉपी में लिखा था, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे कितना परसेंट होगा, तो क्या वो सेल्स का 20% होगा। अब मैं सीधा सीधा 30,000 का 20% बोलूँ तो 6,000 आया। 30,000 सेलिंग प्राइस थी, 6,000 प्रॉफिट था, 30,000 माइनस 6,000 24,000 आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए आप लोग? ठीक है, कर लो कॉपी। प्रॉफिट 30,000 का 20% प्रॉफिट था, सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कल करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। All such transactions are however treated as actual sales and are passed through the day book, यानी कैजुअल बेसिस की बात हो रही है। Just before the end of the accounting year on 31st March 2020, 200 such goods have been sent to a dealer at the rate ₹250 each, जिनकी कॉस्ट प्राइस कितने की थी, 200। यानी अपने जब माल बेचने की एंट्री पास की थी तो 250 पर यूनिट से किया था, जबकि कॉस्टिंग कितनी की थी, 200 on sale or return basis and debited to his account. Of these goods on 31st March 2020, 50 were returned, 70 were sold, and while for the other goods date of return has not yet expired. इक्वेशन की लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री ऑन विच डेट। अब तक इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 में मांगा था नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो अपन ने जब से माल भेजा, जिस दिन रिटर्न किया, जिस दिन एक्सेप्ट किया, उन सभी की कामकाज करी बेटा।
बट मुझे इस क्वेश्चन में खाली और खाली एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है, वो भी कौन सी तारीख की? 31 मार्च। देखो 31 मार्च को 3 काम हो रहे हैं। 50 यूनिट्स क्या हो रही हैं? रिटर्न। 70 गुड्स क्या हो रही हैं? अप्रूव। और बाकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 4। In the books of S Limited, in the books of S Limited. Okay. Now, ट्रांजेक्शन सारे मांगे हैं या केवल 31 मार्च के? ऑन 31 मार्च 2020 पहला ट्रांजेक्शन हुआ है, 50 गुड्स रिटर्न हो गए। एंट्री बोलिए। लिख लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 50 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूं या कॉस्ट से? कितना? 12,500 12,500। ओके। कितनी गुड्स एक्सेप्ट हो गई? लिखो, पूरा लिखिएगा। नो एंट्री will be passed for goods एक्सेप्टेड। बेटा अपन ने इसी क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी तो अपन केवल क्या लिख रहे थे? नो एंट्री। रीजन भी क्योंकि उस एंट्री से पहले अपन लोगों ने सेल्स की एंट्री बाकी सब कुछ दिखा रखी थी। इस क्वेश्चन में तो खाली मुझसे क्या मांगी? एडजस्टमेंट एंट्री। तो मैं कहूँगा कि जो गुड्स अपन ने बेची हैं उसकी तो रिकॉर्डिंग पहले से हो चुकी थी, तो मुझे उनके एक्सेप्टेंस पर दोबारा कोई एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टोटल यूनिट कितना सेंड किया था क्वेश्चन में? 200। उसमें से कितना रिटर्न हो गया? बची कितनी? कितनी एक्सेप्ट हो गई? कितनी बची? ये वो हैं जो एक्सेप्ट भी नहीं हुई और रिटर्न भी नहीं हुई। कैंसिल करना पड़ेगा ऑन 31 मार्च। बोलिए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 80 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 250 20,000। और एक एंट्री अपन लोग इन्वेंट्री विद कस्टमर वाली कर लें। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सी प्राइस है? सेल प्राइस है या कॉस्ट से? 80 को 250 से या 200 से? आ गई बात समझ? चले, दैट्स ऑल। कल तो संडे है, परसों करेंगे आगे के क्वेश्चंस। 11